हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का यह हमारा दूसरा वीडियो है और आज हम पार्ट 1 के दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने पार्ट 1 का पहला चैप्टर यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा उसमें चर्चा की है। और उस वीडियो में हमने एक सवाल भी पूछा है जो कि जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो इसका जवाब दीजिए वहाँ पे जाके। इसके अलावा हड़प्पा से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में है, कोई हेल्प आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहीं उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके लिए कुछ जो भी मेरे से बन पाएगा वो मैं करने की कोशिश करूँगी। वैसे उस चैप्टर पे एक और वीडियो बनेगा जो कि मेन उसका पॉइंट्स है, जो कि CUET या फिर बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स या MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वो हम तीसरे वीडियो में करेंगे, तीसरे या फिर चौथे वीडियो में। तो चलिए आज हम सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स क्यों? किंग्स मतलब राजा, राजा मतलब कि इस दौरान जो डेवलपमेंट हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद जो एक परिवर्तन हुआ है, एक जो नई सभ्यता, एक नई सोसाइटी का और एक नई पॉलिटिकल सिस्टम का जो पूरा एक डेवलपमेंट हुआ है, उसी के ऊपर बेस्ड है ये पूरा का ये इस चैप्टर का नाम। मतलब बड़े बड़े साम्राज्य आए, जब साम्राज्य आए तो उन्होंने अपनी जो नई जमीन जो भूमि थी उसका अधिग्रहण किया, फिर वहाँ पे कृषि का विस्तार हुआ। इसके बाद जब कृषि का विस्तार हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स का विकास हुआ। ट्रेड एंड कॉमर्स के जरिए फिर बड़े बड़े टाउन्स आए। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हड़प्पा के बाद क्या परिवर्तन आया था। ये जो पूरा चैप्टर है वो 600 BC से लेकर 600 CE यानी कि कॉमन एरा के बीच में है और ये पूरा 1200 साल का ये पूरा का पूरा इतिहास है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हड़प्पा के बाद क्या क्या परिवर्तन आए। जैसा कि हमने हड़प्पा का वीडियो में हमने इस चीज़ की चर्चा की है कि जब हम हड़प्पा के डिक्लाइन की बात करते हैं तो उसकी बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, लेकिन उसमें एक थ्योरी है कि आर्य और अनार्य के बीच की लड़ाई, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी हमें मिलता है। अब आर्य कौन थे? आर्य ऐसा माना जाता है कि जो आर्य यूरोप से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं यूरेशिया से आए थे। तो अब एग्जैक्टली कहाँ से आर्य आए थे इस पर बहुत ही डिबेट है और सबके अपने अपने लॉजिक्स हैं, अपने अपने सबके सोर्सेस हैं कि हाँ कोई किसी सोर्स के आधार पे बोलता है, कोई किसी सोर्स के आधार पे बोलता है। तो हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि आर्य कहाँ से आए थे, लेकिन इतना निश्चित है कि आर्य हिंदुस्तान की जो परिधि थी उस वक्त की, जो हिंदुस्तान की बाउंड्री थी उसके भीतर के लोग नहीं थे, वो कहीं बाहर से आए थे। और सिंधु घाटी के पास जब वो पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। फिर उन्होंने वहाँ के लोगों के ऊपर आक्रमण किया होगा, ऐसा मतलब पूरा का पूरा एक एजम्पशन ऐसा मानते जो ऋग्वेद में जिस चीज़ का वर्णन है। और उसके बाद का जो एक सोर्सेस मिलते हैं उसके बेस्ड पे ये सब माना जाता है कि जो हड़प्पा के लोग थे उनको अनार्य कहा गया है ऋग्वेद में। तो आर्यों और अनार्यों के बीच लड़ाई हुई थी और अनार्य जो थे उसमें पराजित हुए थे और वो अपना सेटलमेंट छोड़ के भारत के दक्षिणी इलाके में चले गए और आर्य जो थे वो उनकी जगह पे उनका जो एरिया था वहाँ पे बस गए। और इसलिए जो ऋग्वेद की रचना हुई है, जो 1700 BC में जब हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है, उसके बाद आर्यों का एक सेटलमेंट वहाँ पे बसता है। उसके बाद उसी एरिया में सिंधु घाटी और उसके जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उसके आसपास जो ये आर्य बसे थे, उन्होंने ही ऋग्वेद की रचना की थी। अब ऋग्वेद की रचना की किन लोगों ने की, मतलब किन लोगों ने, क्या उस समय लिखा गया था? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस वक्त लिखने की कोई मतलब टेक्निक नहीं आई थी। जब ऋग्वैदिक पीरियड की बात हम कर रहे हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जो श्रुतियाँ बोली जाती थी, जो भी एक उस समय के विद्वान लोग होंगे, वो ये एक मौखिक ज्ञान था जो जनरेशन टू जनरेशन वर्बल ही लोगों के बीच चलता रहा। तो ऋग्वेद की रचना हुई थी इसी दौरान। दूसरा जो एक मेजर डेवलपमेंट था वो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था, क्योंकि जब लोग आए उन्होंने अपनी बस्तियां वहाँ पे बसाई। फिर उन्होंने जब अपनी बस्तियां बसाई तो फिर धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, तो वो अपने जो बगल की बस्तियां थी उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। तो इस तरीके से जो उनका एक प्रभाव क्षेत्र था वो बढ़ने लगा और नई नई भूमि की खोज होने लगी।
और जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, ताकि नई नई तरह की टेक्निक लाई गई, नई नई ज़मीन को खोजा गया और वहाँ पे एग्रीकल्चर को शुरू करवाया गया। तो एग्रीकल्चर का एक बहुत ज़्यादा विस्तार होता है यहाँ पे। तीसरा जो एक मेन फीचर्स यहाँ पे दिखता है वो है जो लास्ट राइट होता है, मृत्यु के बाद जो एक अंतिम संस्कार की जो विधि होती है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने आता है। और ये चीज़ मेनली हमें दिखता है जो डेक्कन का एरिया है, डेक्कन यानी कि जो दक्षिण भारत का एरिया है, मतलब कि जो आपका मध्य प्रदेश से नीचे का पूरा एरिया है, उस एरिया में हमें ये चीज़ ज़्यादा दिखता है कि पूरा कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं और ये पूरा का पूरा एक सीरीज़ में ये पत्थर लगे हुए हैं, ये दर्शाने के लिए कि ये पूरा एरिया जो है वो बरियल ग्राउंड है। और इस पत्थर को मेगालिथ कहा गया है। ये भी इस वक्त की एक बहुत ही बेहतर मतलब खासियत थी। और इसके बाद जो चौथा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि हमने कहा कि जो ग्रुप में लोग बसे, फिर वहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम उनका एक शुरू हुआ, फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर आक्रमण किया, फिर अपना प्रभाव क्षेत्र वहाँ तक बढ़ा। तो इस तरीके से क्या हुआ, जनपद, फिर महाजनपद, फिर बड़े बड़े एम्पायर्स का इस वक्त ओरिजिन होता है। इसके बाद जब मतलब कि बड़े बड़े एम्पायर का जब ओरिजिन होता है, कृषि का विस्तार होता है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स का भी विस्तार होता है। और इस तरीके से फिर बड़े बड़े टाउन्स का भी हमें इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। तो ये सारे जो मेजर डेवलपमेंट थे हड़प्पा के बाद, उसकी चर्चा उसके बारे में थी। अब आगे हम बात करते हैं कि जो इस वक्त का जो इतिहास है, जो पूरा हड़प्पा के बाद का जो ये पूरा का पूरा इतिहास है, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड या फिर महाजनपद का जो पूरा पीरियड है, उसको जानने के लिए हम किन किन सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हमें इस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो मेन चीज़ें जो हमारा है, सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शन। उसके बाद है टेक्स्ट, जो किताबें लिखी गई थी या फिर जो लिखित में जो सोर्सेस हैं वो हो गया। फिर उसके बाद कॉइन्स, जो कि हड़प्पा के टाइम में हमें नहीं मिलता है, इस वक्त हमें कॉइन्स बहुत बड़े पैमाने पे मिलता है। उसके बाद जो विजुअल मटेरियल्स, मतलब मूर्तियाँ मिलती हैं, इस तरह की भी जो आर्ट वर्क होता है वो काफ़ी विकसित फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये सारे इस वक्त के मेन जो सोर्सेस हैं जिसके बेसिस पे हम इस समय के पूरे इतिहास को जान या समझ पाए हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि जो भी ये सोर्सेस मिले हैं, इसका इस्तेमाल हमने कैसे किया उस समय के इतिहास को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। इंस्क्रिप्शन जिसको जो एक तरीके से इसका इस्तेमाल जो था ये या तो मेनली मतलब शुरुआत जब हुई थी उस वक्त राजा इसको मतलब जारी करता था। और इसकी शुरुआत जो हमें देखने को मिलती है वो अशोक के टाइम से, मौर्य एम्पायर का जो सबसे वन ऑफ द मौर्य एम्पायर ही नहीं, हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो शासक है अशोक, सम्राट अशोक, उसने सबसे पहले इंस्क्रिप्शन जारी किया था। और इस इंस्क्रिप्शन के जरिए वो प्रजा के साथ एक संवाद स्थापित करते थे, या फिर उस समय जो उस एरिया में जो मौर्य प्रशासन के जो अधिकारी थे उसको वो संबोधित होता था और उसमें बताया जाता था कि कैसे क्या करना है। उसमें शासन से रिलेटेड, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी होती थी उसमें। इसके अलावा बहुत सारे मॉरलिटी की भी बातें होती थी, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार अशोक बाद में चल के बौद्ध धर्म को अपनाता है और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो किस तरीके से क्या क्या काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अशोक के समय इंस्क्रिप्शन की शुरुआत हुई और आगे चल के इसका अलग अलग फॉर्म में हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे समुद्रगुप्त के टाइम में जो इंस्क्रिप्शन मिलता है वो एक प्रशस्ति के रूप में था, जो कि उसका एक दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने लिखा था और उसमें पूरा गुणगान किया हुआ है राजा का। बहुत सारे हमें ताम्रपत्र मिलते हैं या फिर पत्थर, जो इंस्क्रिप्शन मेनली होता था वो पत्थरों पे लिखा होता था। फिर आगे चल के ताम्रपत्र भी हमें मिलता है। तो उसमें अगर कोई किसी को ज़मीन दे रहा है तो उस ज़मीन उसकी चर्चा होती थी कि हाँ ये ज़मीन जो है हमने इस बार, उसमें जो दान करता है उसका नाम होता था, उसके वंश का नाम होता था, किस वर्ष दिया गया है, किसको दिया गया है, कितनी ज़मीन दी गई है। तो ये सारा का सारा दान पत्र एक तरीके का होता था, तो सारा का सारा वर्णन होता था। तो इससे हमें पता चलता है उस वक्त के राजनीतिक इतिहास के बारे में पता चलता है, उस वक्त के जो आर्थिक इतिहास था उसके बारे में भी थोड़ी बहुत, लेकिन मेनली जो ये इंस्क्रिप्शन थे वो मेनली जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको समझने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये इंस्क्रिप्शन।
दूसरा हम टेक्स्ट की बात करते हैं। अब टेक्स्ट में क्या, जो बुक्स उस वक्त के जो किताबें हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहा गया है। चाणक्य, अगर आपने चाणक्य सीरियल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि चाणक्य कितने बड़े विद्वान थे और उन्होंने उस वक्त की पॉलिटिक्स को किस तरीके से प्रभावित किया था। अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते, और अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते तो मौर्यन एम्पायर जो एक हिंदुस्तान का इतना बड़ा एक साम्राज्य जो था वो स्थापित नहीं हो पाता। और मगध की जो एक, उस वक्त मगध का जो एक रुतबा था वो भी उस शायद नहीं हो पाता अगर चाणक्य नहीं होते। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र हर क्षेत्र में, सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, राजनीतिक रूप से क्या होना चाहिए, राजा को आर्थिक रूप से क्या नीतियाँ अपनानी चाहिए, दुश्मन के प्रति क्या नीति, ये पूरा का पूरा एक जो निर्देश है वो उस अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। उसके बाद कॉइन्स की बात करते हैं। कॉइन्स, इससे पहले हमें कोई हड़प्पा के टाइम में कोई भी कॉइन्स नहीं मिला, बल्कि उस वक्त हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता था वो बार्टर सिस्टम के जरिए होता, मतलब एक सामान के जरिए बदले दूसरे सामान का आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन इस वक्त आकर हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं, और सबसे जो अर्लीस्ट कॉइन है वो है पंचमार्क कॉइन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवाल भी आ सकता है। सबसे अर्लीस्ट कॉइन कौन सा था? पंचमार्क कॉइन था, और ये कॉइन मेनली जो था वो मौर्य टाइम में काफ़ी प्रचलित था। और इसमें क्योंकि इसको पंचमार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जैसे चांदी का या फिर अलग अलग मेटल का होता था, लेकिन मेनली चांदी का होता था, उस पर पंच किया जाता था। जो भी उसके डिनोमिनेशन है या फिर कोई एक मार्क होता था कि ये किस क्षेत्र का है या राजा का है, कुछ भी, तो उस पर पंच किया जाता, जिसकी वजह से इसको पंचमार्क कॉइन कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुषाण पीरियड में, जो बाद में मौर्य के बाद कुषाण एक शासक थे जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में मेनली उनका शासन था, उन्होंने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया। और उनके कॉइन्स जो थे, उनके सोने का जो उनके सिक्के का डिज़ाइन, उस पर राजा की आकृति होती थी। ग्रीक भाषा में उस पर कुछ लिखा हुआ होता है, प्राकृत में भी लिखा होता है, मतलब खरोष्टी लिपि में और ग्रीक लिपि में लिखा होता है। फिर आगे चल के गुप्ता पीरियड में भी हम देखते हैं कि कॉइन्स था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। उस वक्त के भी कॉइन्स काफ़ी खूबसूरत थे और वो सोने के कॉइन्स थे, मेनली सोने के कॉइन्स थे। फिर इसके अलावा अलग साउथ इंडिया में भी बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं हमें। बाहर के देशों के भी कॉइन्स, जो यूरोपियन कंट्री के भी कॉइन्स मिले हैं, जो रोमन एम्पायर के कॉइन्स हमें मिले हैं। तो इस तरीके से फिर और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कॉइन्स थे, जो सोने की सिक्का था, उसका इस्तेमाल मेनली ट्रेड के लिए किया जाता, जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते थे उसके लिए उस कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो आम ज़िंदगी में जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस होते थे, जैसे कि बाज़ार गए कुछ ख़रीद के लेके आना है या किसी से कुछ, तो वो उसका इस्तेमाल में कौड़ी एक होता था, उसके ज़रिए वो एक मतलब मोड ऑफ ट्रांजैक्शन था। तो अब कॉइन्स कैसे इतिहास को हमें समझाता है कि कॉइन्स में अब किस राजा के टाइम में कॉइन्स बना है, उसके ऊपर जो मार्क थे, राजा का नाम लिखा हुआ था, उस पर क्या लिपि लिखी हुई थी, उसमें जो मेटल्स हैं उसकी शुद्धता कितनी है, इन सब के बेसिस पे हम एक उस वक्त के राजनीतिक इतिहास को भी समझ पाते हैं, उस वक्त के आर्थिक इतिहास को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कॉइन्स के जरिए। विजुअल आर्ट में जो भी मैंने बोला कि मूर्तियाँ थी या फिर जो भी आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स थे, तो उसके ज़रिए उस वक्त के कल्चर को हम, या फिर उस वक्त के जो रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस बिलीफ क्या था, ये सब सारी चीज़ें जो है वो समझ में आती हैं। तो ये हमारा पूरा था आपका सोर्स है। और एक चीज़ और हम बता दें कि इंस्क्रिप्शंस जो भी उस वक्त जारी किए गए थे, वो उसकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा में, मेनली जितने भी इंस्क्रिप्शंस जारी हुआ था वो मेनली प्राकृत भाषा में जारी हुआ था, क्योंकि उस वक्त के लोग जो आम, जैसे आज हम अलग अलग हिंदी में बात कर रहे हैं, जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे मेनली हिंदी में बातें होती हैं, कहीं पे अगर कोई तमिलनाडु है तो तमिल में बात करता है, कर्नाटका है तो कन्नड़, तो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। तो उस वक्त के लोगों का जो आम बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत थी। और इसके अलावा पाली भी बोली जाती थी इसी दौरान कुछ एरिया में। और संस्कृत जो है वो विद्वानों की भाषा मानी जाती थी, यानी कि जो पंडित लोग होते थे वो संस्कृत की पढ़ाई करते थे। तो इसके अलावा इंस्क्रिप्शन में प्राकृत, पाली,
तमिल और संस्कृत, ये चारों भाषा में जो भी इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। लेकिन मौर्यन पीरियड का जो भी इंस्क्रिप्शन है वो मेनली प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बुक्स में हमने बताया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, फिर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं या फिर जैन धर्म से रिलेटेड जो भी रिलीजियस बुक्स हैं वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है उस वक्त के इतिहास को जानने के लिए। इसके अलावा स्मृति हो गया, उपनिषद हो गया, और फिर मेगास्थनीज उस वक्त आया था जो ग्रीक ट्रेवलर था, राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो उसके मेगास्थनीज की जो भी उसकी किताब का नाम इंडिका है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है उस मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए। तो ये सारी बातें हो गई। अब आगे हम बात करते हैं कि जेम्स प्रिंसेप के बारे में। जेम्स प्रिंसेप का इम्पोर्टेंस इसलिए है इस वक्त के इतिहास में कि जेम्स प्रिंसेप पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ा था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जिसमें कि अशोक के सारे इंस्क्रिप्शंस जो थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे या फिर खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो जब तक जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में इसको डिसाइफर किया था, उस वक्त तक हमें नहीं पता था कि वो जो भी शिलालेख है उस पर जो क्या लिखा हुआ है वो किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब जेम्स प्रिंसेप आया और इस तरह का जब उन्होंने देखा कि इस तरह का कोई शिलालेख है, फिर उसको जो उस वक्त के कुछ पंडित लोग थे, जो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी लोग थे, उन लोगों की मदद से फिर उस पूरे स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया था। और इसलिए भी इसमें जो सबसे मददगार चीज़ें थी कि जो उस वक्त इस्तेमाल में हो रही थी भाषाएं, जैसे कि देवनागरी स्क्रिप्ट था या फिर बांग्ला स्क्रिप्ट था, वो जितने भी इंडियन स्क्रिप्ट हैं वो सारे कहीं ना कहीं ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकले हुए हैं। तो ये कंपैरिजन करते करते उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा, उसके बाद फिर खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ा। तब खरोष्टी स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ा, तो जो कुषाण का जो भी कॉइन्स मिला था, तो उसमें एक तरफ ग्रीक लिपि में लिखा हुआ था, एक तरफ खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था, वो सेम चीज़ें लिखी हुई थी। तो कुछ एक लेटर्स जो था वो सेम था। तो फिर वो कंपैरिजन करते करते, क्योंकि ग्रीक लिपि तो पढ़ी जा चुकी थी, मतलब लोगों को पता था कि ग्रीक लिपि में कैसे पढ़ा जाता है, उसके बारे में लोगों को पता था, मतलब जो भी विद्वान थे, जेम्स प्रिंसेप या जो भी हिस्टोरियन थे। लेकिन खरोष्टी लिपि के बारे में लोगों को नहीं पता था। फिर वो उसके बाद दोनों का कंपैरिजन किया गया कि हाँ, उसके बाद पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट तैयार किया गया। फिर खरोष्टी लिपि की भी पूरी की पूरी खोज, मतलब कि पूरी की पूरी पढ़ने में आ गया था। अब वो इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन पे मेनली क्या लिखा होता है, देवानाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी। देवानाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, या फिर सबका प्यारा प्रिय। देवानाम प्रिय देवताओं का प्रिय, या फिर प्रियदर्शी मतलब प्रिया मतलब प्लीजेंट, जिसकी पर्सनालिटी, जो राजा प्लीजेंट हो, मतलब बहुत प्रिय हो। तो इस तरह की चीज़। अब वो देवानाम प्रियदर्शी कौन है, मतलब वहाँ पे कहीं भी अशोक का कोई रेफरेंस नहीं आ रहा था। तो फिर खोज होती रही, क्योंकि हज़ारों की संख्या में स्क्रिप्ट मिला है और उस सबको अभी तक तो बहुत सारे स्क्रिप्ट पढ़े भी नहीं मतलब इंस्क्रिप्शन मिले हैं, अभी तक तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पढ़े भी नहीं गए। फिर और भी जो इम्पॉर्टेंट जो बड़े इंस्क्रिप्शन थे उसको मेनली पढ़ा गया है। फिर कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले जिसमें देवानाम प्रिय के साथ साथ अशोक भी लिखा हुआ है। अब ठीक है, देवानाम प्रिय और अशोक तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये वही देवानाम प्रिय है जो पहले इंस्क्रिप्शन है, ये भी एक इस्टेब्लिश करना मुश्किल था। अब इसको इस्टेब्लिश इन्होंने कैसे किया, तो उसकी लिखने का जो स्टाइल था वो एक जैसा है या नहीं, उसकी जो भाषा है वो एक जैसी है या नहीं, इसका पूरा का पूरा बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन किया गया। तब जाके ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाया गया कि हाँ, ये जो देवानाम प्रिय है, जो कि बाकी अभी तक के इंस्क्रिप्शन में पढ़ा जा रहा था, और इस इंस्क्रिप्शन में देवानाम प्रिय अशोक जिसको बोला गया है, वो दोनों एक ही राजा हैं। और अशोक को देवानाम प्रिय, जो अशोक ने अपने आप को देवानाम प्रिय की उपाधि दी थी। तो इस तरीके से अशोक का पूरा इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये लगभग किसी न किसी रूप में आ ही जाता है आपके एग्ज़ाम में। या तो आपको बड़े फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा, या फिर MCQ में आ जाएगा, किसी न किसी फॉर्म में ये टॉपिक आ सकता है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करें। ये आपके चैप्टर में लास्ट में है, लेकिन क्योंकि मैं एक फ़्लो में पढ़ा रही हूँ, तो इस फ़्लो को बनाए रखने के लिए मैंने इसको शुरुआत में ही बता दिया।
तो इसमें एक 2-3 पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। जो टर्म्स, वो एपिग्राफिस्ट एक टर्म है, एक है पैलियोग्राफी टर्म है। तो पैलियोग्राफी टर्म हुआ और एक एपिग्राफिस्ट टर्म हुआ। एपिग्राफी मतलब जो कि इंस्क्रिप्शन को पढ़ने वाला एपिग्राफिस्ट। तो ये हो गया आपका जेम्स प्रिंसप, फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ा। अब इंस्क्रिप्शन को का भी अपनी एक सीमाएं हैं, क्योंकि जो भी इंस्क्रिप्शन मिली हैं अब उसमें कितनी सच है, क्योंकि ये तो मेनली तो ये राजा खुद ही दे रहे थे, तो अब उसको उस पर कितना विश्वास किया जाए। उसमें आम लोगों के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये एक तरफा संवाद था। जैसे मोदी जी करते हैं ना मन की बात, तो उनके मतलब उनके मन की बात सब लोग सुनते हैं, लेकिन जनता के मन की बात तो नहीं पता ना। तो कल को अगर हम मन की बात को सिर्फ एक सोर्स के रूप में आज से अगर 500 साल 1000 साल बाद अगर इस चीज़ का इस्तेमाल अगर हम करते हैं कि हाँ मन की बात के जरिए हमें, तो फिर हम पॉलिटिकल जो सिस्टम था उसकी बातें तो लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन जनता की बातें तो समझ में नहीं आएगी ना, क्योंकि जनता के बीच से कोई संवाद नहीं हो रहा है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन जारी हो रहा था वो राजा के द्वारा हो रहा था, तो उसमें राजा की सारी बातें थी। अब आम जनता की क्या स्थिति थी उस वक्त का, सोसाइटी के बारे में, आम जनता के जीवन के बारे में, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा जानकारी हमें इस इंस्क्रिप्शन से नहीं मिलता है। दूसरी बात कि जो भी इंस्क्रिप्शन मिला है कहीं पे वो जो, क्योंकि पत्थर पे लिखा हुआ है तो डिस्ट्रॉय हो गया है पत्थर, कहीं पे कोई लेटर हट गया है, कोई वर्ड्स हट गए हैं, कुछ पोर्शन जो है टूट के कहीं पे वो खो गया है समय के साथ, कहीं पे पूरा का पूरा वो प्लेन हो गया है, मतलब आधा प्लेन हो गया। तो उसको ठीक से पढ़ के और पूरी की पूरी तरीके से उसके बारे में कोई एक राय बनाना बड़ा ही एक टेढ़ी खीर थी। तो ये सारी बातें आपकी हो गई सोर्सेस रिलेटेड। अब आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 16 महाजनपद के बारे में, जो कि आपके चैप्टर में दिया गया है अर्लीस्ट स्टेट के रूप में। इसका अर्लीस्ट स्टेट 16 महाजनपद, क्योंकि अब जैसा कि मैंने बताया कि जब लोग आए, मतलब जो भी आर्य आए और उन्होंने एक एक ग्रुप में अलग अलग जगहों पे वो बस गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जो बसे वो आपस में, मतलब कि किसी एक को राजा चुन लिया उन्होंने, वो मतलब वो उस और या फिर ग्रुप ऑफ पीपल सब मिलके शासन कर रहे थे। जो भी जरूरी निर्देश होता होगा या जो भी निर्णय होता होगा सब लोग सामूहिक रूप से लेते थे। फिर वो जो ग्रुप था उसमें अगर कोई एक ग्रुप हुआ जो थोड़ा सा पावरफुल, जिसका नेता कुछ ज़्यादा मतलब प्रोग्रेसिव माइंड का होगा, तो उसने क्या किया, दूसरा जो ग्रुप था उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको अपने में मिला लिया। फिर वो उसका जो प्रभाव क्षेत्र है थोड़ा सा बढ़ गया। फिर उसने फिर और तीसरे ग्रुप के ऊपर आक्रमण किया, तीसरे एरिया में आक्रमण किया और उसको भी अपने में मिला लिया। तो इस तरीके से जनपद से महाजनपद का उदय हुआ। फिर महाजनपद 16 महाजनपद थे। अब सारे महाजनपद के तो इसमें आपके किताब में चर्चा नहीं की गई है। आपके किताब में वैसे मैप में सारे महाजनपद का को उसमें लिखा गया। मैप अगर आप देखते हैं जो कि आपका पेज 30 पे है, तो मैप में सारे जनपद और उसके कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि आपके मैप के क्वेश्चन में ये चीज़ आए, तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि इस चैप्टर में जनपद से एक मैप क्वेश्चन तो होना चाहिए, जो मुझे लगता है। जैसे कि आपके हड़प्पन साइट्स जो है उस पर क्वेश्चन एक होगा मैप से, वहीं इसमें महाजनपद के बारे में पक्का एक ना एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और एक दो मैप हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट मैप वही है जो पेज 30 पे है। तो मैप में तो सारे 16 महाजनपद का नाम है, उसके कैपिटल का नाम है, तो उसको आप अच्छे से देखिए, उसकी दो चार ब्लैंक वो लेके आइए मैप और उसमें प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जो इसमें टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट महाजनपद थे उन्हीं की सिर्फ चर्चा की गई है, और उसमें जो मेनली है बज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है, गांधार है, अवंती है। तो ये जो थे मेन महाजनपद थे। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। गांधार और पांचाल आपने महाभारत में भी सुना होगा। पांचाल
जहाँ की राजकुमारी थी पांचाली, द्रौपदी, और वहाँ का राजा था द्रुपद। तो महाभारत में भी इसका रेफरेंस है। गांधार का भी रेफरेंस है महाभारत में। शकुनी वहाँ का ही राजा था, राजकुमार था। गांधार के राजा थे शकुनी, जो कि शकुनी मामा, जो कि धृतराष्ट्र के साले और दुर्योधन का मामा था। तो महाभारत में भी इस मगध का भी, महाभारत में जो जरासंध जो था वो मगध का ही शासक था, तो जिसकी चर्चा उसमें है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में कौशल की भी चर्चा है। रामायण में कुरु भी आपके महाभारत में कुरुवंशी थे, तो कुरु की भी चर्चा है। तो ये बहुत सारी जो उस वक्त के, जो मैंने बोला ना कि टेक्स्ट थे, जो बुक के फॉर्म में जो भी हमें सोर्सेस मिला है, जिसमें अर्थशास्त्र या बौद्धिस्ट, जैन, उसमें एक आपका महाभारत और रामायण भी एक मुख्य सोर्स है। उसका भी रेफरेंस काफ़ी जगह पे मतलब एक क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। अब ज़्यादातर जो महाजनपद थे वहाँ पे राजा का शासन होता था, और राजा जो थे वो उनकी अपनी एक पूरी की पूरी सेना होती थी, पूरा का पूरा उनका एक मंत्री परिषद होता था, मतलब पूरा का पूरा राजतंत्र था। लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे गणतंत्र था, जहाँ पे जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो शासन करते थे। और जो प्रतिनिधि, और वो ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, कोई एक व्यक्ति नहीं होता था, बल्कि कुछ लोगों का समूह होता था जिसको चुना जाता था, और वही पूरी की पूरी व्यवस्था की देखरेख करते थे, और उनको राजा कहा जाता था। जो गौतम बुद्ध और महावीर थे वो ऐसे ही गणतंत्र से आते थे। महावीर जो थे वो बज्जी संघ के राजकुमार थे, और इसका जो बज्जी संघ जो है आज वर्तमान में जो पटना के पास एक जगह है वैशाली, वहाँ पे उनका शासन था। तो इस तरीके से उस वक्त राजतंत्र भी था, उस वक्त प्रजातंत्र भी था, और इस तरीके से पूरी की पूरी सिस्टम उस वक्त चल रही थी। अब ये 16 महाजनपद भी धीरे धीरे करके आपस में एक दूसरे से मिलने लगे। अब आपस में एक दूसरे से कैसे मिलने लगे कि एक महाजनपद कोई बहुत शक्तिशाली हो गया तो वो दूसरे महाजनपद पे आक्रमण किया और फिर उसको अपने राज्य में मिला लिया, और या तो आक्रमण करके मिलाया या फिर शादी करके, मतलब एक वैवाहिक संबंध, क्योंकि ये भी एक बड़ा ही कॉमन सा एक फैक्टर जो राजतंत्र जहाँ पे भी होता है वहाँ पे एक बड़ा ही कॉमन सा ये फैक्टर है कि वैवाहिक संबंधों के जरिए ही भी जो है अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया जाता है। जैसा कि आप मुग़ल शासन में भी देखते हैं कि अकबर अलग अलग जगहों पे राजकुमार, ये राजपूतों की जो राजपूत राजा थे उनकी बेटियों से शादी करते थे, ताकि राजपूत के ऊपर उनका अपना एक प्रभाव बने और राजपूत का सपोर्ट उन्हें मिले। तो उस वक्त भी ये बहुत ही पुरानी मतलब कि जब से राजतंत्र है तब से ये प्रथा चल रही है कि एक राजा है वो दूसरे राजा की बेटी से शादी करके या तो उस राज्य को अपने में मिला लिया या फिर उस राज्य का सपोर्ट अपने साथ ले लिया। इस तरीके से वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता था। मतलब जितनी पावरफुल राज्य की राजकुमारी आपके पास आएगी आप उतने ही पावरफुल राजा बनेंगे। तो ये महाजनपद जो थे उसमें से भी धीरे धीरे करके क्या हुआ कि कुछ ख़त्म होते चले गए, और मतलब ख़त्म होते चले गए मतलब कि जो पावरफुल महाजनपद था उसमें उनका विलय होता चला गया। और इस दौरान इस पूरे क्रम में सबसे पावरफुल एम्पायर जो बन के आया, जो सबसे पावरफुल महाजनपद था वो था मगध। और मगध का जो एरिया था वो वर्तमान में बिहार का एरिया था। वो पूरा मतलब जो बिहार की पटना है वो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो इसलिए भी ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक तरीके से ये बिहार का जो एक स्वर्णिम युग है, जो गोल्डन पीरियड है, उसका एक इतिहास है ये। और मैं खुद बिहार से आती हूँ तो मुझे मेरे दिल के करीब ये चैप्टर है। और कहीं ना कहीं हम अपने उस अतीत से अपने आप को जोड़ते हैं, उस अतीत के उस स्वर्णिम युग से खुद को जोड़ते हैं कि कभी क्या इतिहास हुआ करता था और आज क्या इतिहास है। तो चलिए मगध की चर्चा करते हैं। अब आगे हम इसमें चर्चा करते हैं मगध के बारे में कि कैसे मगध 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा पावरफुल साम्राज्य के रूप में उभर के आया। अब मगध का रीजन क्या था, मैंने पहले ही बताया कि बिहार का जो मॉडर्न बिहार है वह पूरा मगध का रीजन हुआ करता था। और ये जो टाइम पीरियड की 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC के बीच में मगध जो है वो काफ़ी पावरफुल बन गया, और जो बाकी महाजनपद थे उसको भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अब मगध के इतना पावरफुल होने का कारण क्या था, इसके पीछे कुछ 4-5 रीजन थे जिसकी वजह से माना जाता है कि मगध इतना पावरफुल हो गया था। उसमें जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रीजन माना जाता है वो गंगा के क्षेत्र में इसका
का पूरा क्षेत्र, गंगा का जो पूरा फर्टाइल लैंड था वो इसके कब्जे में होना, मतलब पूरा जो पटना और उसके आसपास का जो पूरा आप एरिया देखते हैं वो पूरा गंगा बेल्ट है और ये काफ़ी फर्टाइल लैंड है। और इसकी कृषि जो इतनी उन्नत कृषि होती थी, हम तो यहाँ पे यहाँ कहते हैं कि यहाँ की जो ज़मीन है वो सोना उगलती है, कहते हैं ना भारत को सोने की चिड़िया हुआ करती थी। तो ऐसा थोड़ी है कि भारत के ज़मीन के अंदर सोने का पूरा खदान है, सोना तो भारत में बहुत कम मिलता है। इस कृषि की वजह से भारत सोने की चिड़िया थी और ये कृषि का पूरा क्षेत्र था वो मगध के अंदर था। तो ये इसकी वजह से मगध काफ़ी आर्थिक रूप से काफ़ी उन्नत हुआ और जिसकी वजह से इसके पास काफ़ी रिसोर्सेस आए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह माना जाता है कि मगध जो वर्तमान झारखंड है वो पूरा मिनरल रिसोर्स का एरिया है। वहाँ पे लोहा क्योंकि इस वक्त तक लोहे का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, तो लोहे का पूरा खदान इनको मिल गया था, जिससे कि ये आराम से हथियार बना सकते थे या जो भी मटेरियल मिल रहा है, जो मिनरल्स मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल करके ये अपना आगे डेवलपमेंट कर सकते थे। और इसके बाद एक और जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण वजह मानी जाती है वो वहाँ जो आसपास के बंगाल जो बिहार से ही लगा हुआ, जैसे झारखंड में भी काफ़ी जंगल हुआ करता था या फिर बंगाल के एरिया में काफ़ी जंगल हुआ करता था, वहाँ पे हाथी बहुत बड़ी संख्या में मिलती है। और ऐसा अब जब जो उस वक्त के लिटरेरी सोर्सेस हैं उसमें ऐसा इस बात का जिक्र है कि मगध की सेना में हाथी का एक अलग से ही विंग हुआ करता था। जैसे आजकल है ना, सेना अलग अलग भागों में बटी है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो उस वक्त भी सेना जो थी वो अलग अलग उसके विंग्स थे और उसमें हाथी की एक अलग ही विंग हुआ करता था, उसका अलग ही डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो हजारों की संख्या में जो है मगध को इन जंगलों से हाथी मिल गया और जिसकी वजह से इसके पास एक बहुत ही मजबूत सेना हुआ करती थी। तो ये भी एक वजह थी। और इसके अलावा जैन और बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट मिले हैं, जो धर्म ग्रंथ मिले हैं, उसमें ऐसा कहा गया है कि जो मगध के शासक थे वो काफ़ी कहते हैं ना कि ठीक है ये सारे रिसोर्सेस थी, लेकिन उसके बाद तो मगध उतना पावरफुल नहीं रहा ना। जब हम मौर्य एम्पायर के बाद देखते हैं तो मगध का कहीं ना कहीं डिक्लाइन शुरू हो गया। ये चीज़ें तो उस वक्त भी थी, लेकिन क्या नहीं था, नेतृत्व नहीं था। तो जो शुरुआती नेतृत्व थे वो काफ़ी विजनरी थे, वो काफ़ी उनको बहुत आगे बढ़ना था, वो काफ़ी एग्रेसिव होकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनके पास और उनकी जिस तरह की सोच थी उसी तरीके से उन्होंने उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और अपने साम्राज्य को इतने आगे तक बढ़ाया। एक टाइम में जब हम अशोक के टाइम में हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान तक अशोक का इंस्क्रिप्शन हमें मिला है। मतलब कि जो एक पूरे सब कॉन्टिनेंट के लगभग हर हिस्से में मौर्य साम्राज्य का प्रभाव था। कुछ क्षेत्र उसके डायरेक्ट प्रभाव क्षेत्र में थे, कुछ उसके इनडायरेक्ट प्रभाव क्षेत्र में थे। इनडायरेक्ट प्रभाव क्षेत्र का मतलब हो गया कि मैंने आपको हरा दिया, अब आप मुझे मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, अब आप मुझे टैक्स दीजिए और आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो इस तरह का एक पैक्ट हो जाता था दो क्षेत्रों के बीच में। कई बार होता था कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई और मेरा पड़ोसी है जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं जाके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं भैया मुझे वो बहुत परेशान करता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्शन देता हूँ, मैं तुम्हारे बदले में उससे लड़ाई लड़ूंगा, इसके बदले में तुम मेरा जो आधिपत्य है वो स्वीकार करो और उसके बदले में तुम मुझे टैक्स दो। तो इस तरीके से बहुत बड़े क्षेत्र में मगध का जो था वो पूरा का पूरा उनका प्रभाव क्षेत्र था। और एक तरीके से हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा आप साम्राज्य अगर बोल सकते हैं, भौगोलिक रूप से जो उसका विस्तार सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ अगर किसी का था तो वो मौर्य साम्राज्य के अंदर था। अब मगध के राजाओं की बात कर लेते हैं। और तो इसमें सबसे पहला जो नाम जो मतलब अर्लीस्ट राजा का नाम जो आता है वो बिम्बिसार है। वह उनके पुत्र थे अजातशत्रु। और ऐसा उस वक्त के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो बौद्ध जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उसमें ऐसा कहा गया है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को बंदी बनाया था और ख़ुद ज़बरदस्ती उसने जो राजगद्दी थी उसको हासिल की थी। और इसकी वजह से उनको पितृहंता भी कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों में। और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को काफ़ी पावरफुल बनाया था। और इसके बाद
अजातशत्रु के बाद फिर नंद वंश की स्थापना होती है। फिर नंद वंश में घनानंद सबसे पावरफुल राजा होता है। उनके समय में जो मगध में बहुत मतलब टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जाता था, जनता को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। तो ये सब चीज़ें उस वक्त थी। उसके बाद फिर और इसकी वजह से जनता उससे काफ़ी परेशान थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आता है जो कि चाणक्य का एक शिष्य होता है। चाणक्य जिसे जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। वो तक्षशिला में शिक्षक हुआ करते थे। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को में एक कुछ खासियत देखी, तो उसको चंद्रगुप्त को लेकर वो अपने साथ तक्षशिला गए, मतलब पाटलिपुत्र से तक्षशिला लेकर गए और उसको ग्रूम किया, उसको पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वो आगे चलकर घनानंद को युद्ध में हराकर मौर्य वंश की मतलब मगध साम्राज्य पे उन्होंने कब्जा किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये कि पूरा का पूरा फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार आते हैं। पहले बिंबिसार थे, अब बिंदुसार आते हैं। फिर बिंदुसार के बाद किस तरीके से हम देखते हैं कि अशोक जो था अपने सारे भाइयों को पहले मारता है, फिर उस राजगद्दी हासिल करता है। फिर अशोक के समय में किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का और भी ज़्यादा विस्तार होता है। जो कुछ एरिया बच गए थे, जैसे कि आपका कलिंग बच गया था, तो कलिंग को उसने अपने राज्य में मिलवाया। तो उस वक्त अशोक के वक्त में मौर्य साम्राज्य अपने पूरे स्वर्णिम काल में था। अब मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शुरुआती दिनों में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर, जिसे आजकल राजगीर कहते हैं। उस वक्त उसको कहा जाता था राजगह। और राजगह का मतलब होता है हाउस ऑफ किंग, मतलब राजा का घर। मतलब क्या होता है कि प्राकृत लैंग्वेज में ना आर जो होता है वो साइलेंट होता है प्राकृत में, तो राजगृह नहीं राजगह होता है, लिखा हुआ है। तो राजगह हुआ करता था और ये पूरा का पूरा जो एरिया था राजगीर का पूरा जो एरिया था वो से पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से ये एक अभेद्य किला, मतलब इसको कोई जीत ही नहीं सकता था, मतलब इतना ये सुरक्षित जगह था। फिर जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ तो इन्हें एक बड़े कैपिटल की ज़रूरत पड़ी। तो राजगीर से कैपिटल को पटना लाया गया, पटना जिसको उस वक्त पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि जो कम्युनिकेशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पाटलिपुत्र का जो जोग्राफिकल कंडीशन इस तरीके से था कि वहाँ पे 3 नदी थे, गंगा, सोन और गंडक। 3 नदी के पूरे कन्फ्लुएंस पे वो शहर बसा हुआ था। तो किसी भी दिशा में जाना हो वो आराम से आप कम्युनिकेशन मतलब यातायात का साधन बहुत ही बेहतरीन था। और ये भी एक मौर्य साम्राज्य के विस्तार, मौर्य साम्राज्य के पावरफुल होने का ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न था कि नदियों से घिरे होने के कारण, नदी मतलब इतनी सारी नदियाँ उस क्षेत्र में बहती हैं कि कहीं भी आना जाना बहुत ही ईजी था उनके लिए। तो ये कैपिटल की बातें हो गई। फिर राजा के बारे में मैंने बता दिया किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया, फिर खुद राजा बना। और फिर उसके बाद अब जो चंद्रगुप्त जो मौर्य के टाइम में अफ़गानिस्तान तक राज्य की मतलब कि साम्राज्य की जो सीमा थी वो अफ़गानिस्तान तक पहुंच गई थी। और अशोक के टाइम में यह कलिंग के जो एक कलिंग का एरिया था, जो अभी वर्तमान में अगर हम बोलते हैं तो उड़ीसा में ये एरिया पड़ता है। तो कलिंग युद्ध सबसे फेमस युद्ध है। कलिंग युद्ध तक अशोक का साम्राज्य था वो कलिंग तक फैल गया था। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य की सीमा काफ़ी बड़ी हो गई थी। अब सोर्सेस ऑफ मौर्यन एम्पायर, वो मैंने पीछे भी इसका जिक्र किया है कि अशोक का इंस्क्रिप्शन मेन सोर्स है, फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका मेन सोर्स है, फिर मेगास्थनीज की इंडिका इसका मेन सोर्स है, और फिर कुछ जैन धर्म के जो किताबें हैं, बौद्ध धर्म की कुछ किताबें हैं, या फिर हाँ ये सारे मेनली जो है उसके कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स हैं ये। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत ज़्यादा इस वक्त के नहीं मिले हैं, क्योंकि आप अभी भी देखें कि जहाँ मौर्य साम्राज्य का या मगध साम्राज्य का जो एरिया हुआ करता था वो आज भी बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है। अब पटना ही आप लेकिन उनका पूरा सेंटर था, उनका कैपिटल था पटना। पटना में कोई खुदाई संभव ही नहीं है, तो बहुत गहरे लेवल पे जाके हम कोई खुदाई नहीं कर सकते, बहुत कम खुदाइयाँ वहाँ पे हुई हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत ज़्यादा उस वक्त के हमारे पास नहीं हैं। तो जो भी चीज़ें मेनली, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं होने के बावजूद डिफरेंट तरह के जो हमें चीज़ें जो लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं, या फिर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, या अलग अलग धर्मों के जो धर्म ग्रंथ मिले हैं, तो उसके आधार पे हम एक बहुत ही ऑथेंटिक हिस्ट्री को
को क्रिएट कर पाए, मतलब ऑथेंटिक हिस्ट्री को जान पाएँ, मौर्य साम्राज्य या फिर मगध साम्राज्य की ऑथेंटिक हिस्ट्री को हम जान पाएँ। तो इनफ सोर्सेस हमारे पास हैं। इंस्क्रिप्शन सबसे बड़ा सोर्स है। उस वक्त के जो कॉइन्स में तो पंचमार्क कॉइन्स ही उस वक्त के सिर्फ थे। तो मेनली इंस्क्रिप्शन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका, ये 3 जो है वो मौर्य साम्राज्य को जानने और समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं। इस पे भी हो सकता है आपको एक सवाल आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड सोर्सेज के बारे में लिखिए, या फिर ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज किस देश का था, मेगास्थनीज किसके टाइम में आया था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के टाइम में ग्रीक का एम्बेसडर बन के आया था, वो ग्रीक का था। उसकी किताब का नाम इंडिका है। फिर क्या क्या उसने मगध साम्राज्य के चंद्रगुप्त के वक्त के बारे में क्या क्या चीज़। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हमें मेगास्थनीज के इंडिका से ही पता चलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करते थे वो उसमें मेनली महिलाएं हुआ करती थी। ये एक बड़ा ही यूनिक सा चीज़ है जो कि हमें बाकी किसी भी राजा के टाइम में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है कि महिला को उन्होंने अपना वो बनाया था, अपना बॉडीगार्ड बनाया था। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, हालांकि ये सब चीज़ें आपकी किताब में नहीं है, बट मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें हैं। और इंटरेस्टिंग बातों को अगर, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका है पूरी की पूरी कहानी के फॉर्म में, अगर आप कहानी के जरिए इतिहास को समझेंगे तो आपको कभी भूलेंगे नहीं, मतलब बुढ़ापे में भी आपको याद रहेगा कि हाँ मौर्य साम्राज्य का इतिहास ये था। तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किस तरीके से, मतलब बहुत उस इंस्ट्रक्शन है कि राजा का कैसे होना चाहिए, राजा को क्या क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए, प्रजा के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन उसमें इंस्ट्रक्शन है राजा के लिए कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राज्य कैसे चलता है, राज्य के लिए सोर्सेस कैसे इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से, पूरा पॉइंट बहुत ही विस्तृत तरीके से उसमें वर्णन किया गया। तो उसमें भी इस चीज़ का चंद्रगुप्त के अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, उसमें भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि महिलाओं का इस्तेमाल दुश्मन राज्य के में गुप्तचर के रूप में करना चाहिए। तो ये सब, मतलब ये सब देख के लगता है कि हाँ उस वक्त का पॉलिटिकल सिस्टम कितना, मतलब विकसित था, कितना मतलब डेवलप्ड पॉलिटिकल थॉट्स उस वक्त आ चुके थे। तो ये सब चीज़ें हुई। अब थोड़ा सा अशोक के बारे में भी मैं बताती हूँ, क्योंकि चंद्रगुप्त के बारे में हमने चर्चा की कि अशोक, अगर हिंदुस्तान के पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, और इस निश्चय ही इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इसका सोर्स है। अशोक हिंदुस्तान का सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे लोकप्रिय शासक हुआ करते थे, हैं अभी भी। आज भी अशोक काफ़ी रेलिवेंट हैं। उन्होंने जो नीतियाँ अपनाई वो आज भी रेलिवेंट हैं। जो अहिंसा की बात उन्होंने उस वक्त की, जो धर्म के जरिए उन्होंने एक शांति की बातें की, युद्ध का रास्ता छोड़कर जो एक शांति का रास्ता उन्होंने अपनाया, वो आज भी हमारे जो राजनीति है उसमें उस चीज़ को अपनाया गया है। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था अशोक की, जो उस वक्त अशोक, क्योंकि वो हिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और अगर आपने पढ़ी होगी उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने किस तरीके से पूरे हिस्ट्री को उन्होंने उसमें उसका वर्णन कर दिया है। या फिर ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब जो उन्होंने अपनी बेटी को चिट्ठियाँ लिखी, वो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो हिस्ट्री के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उनका अशोक से वो काफ़ी प्रभावित थे, और यही वजह थी कि उन्होंने, जब राष्ट्र प्रतीक की बात आई तो उन्होंने अशोक के स्तंभ को राष्ट्र का प्रतीक बनाया, क्योंकि उसमें शांति की बात थी, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात थी, एक प्रोस्पेरिटी की बात थी, अहिंसा की बातें थी। तो इस वजह से अशोक जो है वो आज भी रेलिवेंट है, और आने वाले हज़ारों वर्ष तक अशोक रेलिवेंट होगा। हिंदुस्तान का उसके बाद का जो भी मतलब राजा है वो उनके सामने गौण है। जो उन्होंने उस वक्त सोच लिया वो कोई नहीं सोच पाया। तो अशोक काफ़ी, इसलिए मुझे अशोक मेरे फेवरेट हिस्टोरिकल कैरेक्टर, पर्सनली मेरे फेवरेट हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं। तो अशोक जैसे कि मैंने पीछे बताया कि अफ़गानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य का जो की सीमा थी वो चली गई थी, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र था जो अभी तक मौर्य साम्राज्य के अंदर नहीं आ पाया था, और वो क्षेत्र था कलिंग।
क्योंकि कलिंग वहाँ पे भी एक तरीके का मतलब जनता का शासन इस तरीके से मतलब था कि उसको हरा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और उन्होंने जब अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया तो उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से अशोक का सामना किया, और इसमें कहते हैं कि लाखों लोगों की जानें गई थी। और जब उस लाखों लोगों की उस खून की जो कहते हैं कि जो वहाँ जो नदी बह रही थी, वो नदी पूरी की पूरी वहाँ नदी का पानी पूरा का पूरा लाल हो गया था, इतनी जानें गई थी। फिर भी अशोक उन लोगों के स्वाभिमान को नहीं दबा पाए। तो कहते हैं कि इस मारकाट की वजह से अशोक को काफ़ी अंदर से व्यथा हुई और वो काफ़ी दुखी रहने लगा, और इसकी वजह से उसने आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपनाया और युद्ध का रास्ता छोड़कर उन्होंने शांति के मार्ग को चुना। और फिर कैसे राज्य काज में किस तरीके से नैतिक मानदंडों को अपनाया जाए, मॉरलिटी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, जनता को कैसे मॉरलिटी का पाठ पढ़ाया जाए। बहुत सारे अशोक के जो अभिलेख थे उसमें धम्म की बात की गई। अब धम्म भी प्राकृत वर्ड है, धर्म, क्योंकि धर्म में रा आता है तो प्राकृत में रा नहीं होता है, तो धम्म इस मतलब धर्म का ही प्राकृत वर्ड है धम्म। तो धम्म की बात उन्होंने की। फिर उससे रिलेटेड उन्होंने अपने अभिलेख बहुत सारे निकाले कि प्रजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने जो उनका जानवरों की जो हत्याएं होती थी, हज़ारों की संख्या में लोग, जो उनका राज दरबार था उसमें लोगों के खाने के लिए, मीट के लिए बलि दी जाती थी, उसको उन्होंने बंद करवाया। फिर अलग अलग देशों में उन्होंने भेजा लोगों को धर्म के प्रचार के लिए। जो आज हम देखते हैं कि श्रीलंका धार्मिक बौद्ध कंट्री है, या फिर जापान, कोरिया, बहुत सारे आपके जो नेबरिंग एशिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पे, थाईलैंड, जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो उसका बीज जो था वो अशोक के टाइम में ही डाला जा चुका था। उनके पुत्र महेंद्र थे, उनकी बेटी संघमित्रा थी, वो अलग अलग देशों में जाकर धर्म प्रचार किया करती थी। उन्होंने एक अलग पोस्ट भी बनाया, धम्म महामात्र। महामात्र मतलब महामंत्री के लिए महामात्र शब्द का इस्तेमाल होता था वहाँ पे उस वक्त। तो धम्म महामात्र की स्थापना की, जो कैदी हुआ करते थे वहाँ पे, वो कैदी को जाते थे, उनको समझाते थे कि तुम ये गलत रास्ता क्यों अपनाया तुमने, तुम्हें ऐसे करना चाहिए वैसे। तो पूरी की पूरी मॉरलिटी और कैसे मोरल कोड एंड कंडक्ट्स को किस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए, ये पूरा का न सिर्फ राजनीति में बल्कि आम जनता में, समाज में, ये पूरी की पूरी कोशिश अशोक ने की। तो इसलिए अशोक जो है वो हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रेलिवेंट हिस्टोरिकल फिगर है। तो ये सारी बातें हो गई। और अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि मगध का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। तो अब इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसको पाटलिपुत्र से हर जगह को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो उसको अलग अलग 5 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया। पूरे साम्राज्य को 5 प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। तो एक तो पाटलिपुत्र था, मतलब एक प्रोविंस की राजधानी पाटलिपुत्र थी और कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी। फिर तक्षशिला हो गया आपका, फिर उज्जैनी था, फिर तोशाली था और सुवर्णगिरी था। अब देखिए ये पूरा का पूरा पूरी ज्योग्राफी। तक्षशिला पाकिस्तान का, जो आज का मॉडर्न पाकिस्तान है, वहाँ पे तक्षशिला था। उज्जैनी जो आज मध्य प्रदेश है, वहाँ पे उज्जैन हुआ करता था, मतलब जो कैपिटल था। तोशाली वो था आपका जो उड़ीसा के साइड का एरिया हो गया। सुवर्णगिरी कर्नाटक के पास है। किस तरीके से कितना मतलब वास्ट उनका पूरा का पूरा साम्राज्य था। तो ये 5 उनके प्रोविंस थे और 5 प्रोविंशियल कैपिटल थे। जब अशोक राजकुमार था तो उन्होंने वो भी उज्जैन और तक्षशिला के प्रोविंस के राजकुमारों को क्या किया जाता, जो भी राजकुमार होते थे उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग यहीं पे होती थी। मतलब उस प्रोविंस का हेड बनाकर उनको भेज दिया जाता था। तो एक तो होता था कि सत्ता पे पकड़ बनी रहती थी, अगर खुद का अपना बेटा है तो सत्ता उस एरिया में उनकी पकड़ बनी रहती थी। दूसरा उनका एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी हो जाती थी। तो अशोक जो था वो एक टाइम में उज्जैन का और तक्षशिला का इंचार्ज हुआ करते थे। और वहाँ पे बहुत सारे विद्रोह वगैरह हुए तो उसको जाकर अशोक ने शांत करवाया था। तो ये आपने देखा कि कितना बड़ा उनका साम्राज्य था। और अब इतना बड़ा साम्राज्य था, मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान से आ रहा है, अगर किसी को तक्षशिला से पाटलिपुत्र आना है तो उनको वहाँ पहुँचने में कितने दिन, हफ्तों लग जाते होंगे। तो अब तो निश्चय ही उस वक्त जो भी पूरे साम्राज्य को तभी तक आप बांध के रख सकते हैं जब कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो। जैसे एक प्रोविंस से कैपिटल में चिट्ठियों का भी आदान प्रदान हुआ करता होगा, ऑफिशियल लेटर्स आते होंगे,
या फिर आधा अधिकारी का यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र, तो बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया था। मतलब सड़कें बनाई गई थी, सड़कों के उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी की व्यवस्था की गई थी, जगह जगह पे रहने की व्यवस्था की गई थी, ताकि अगर कोई मतलब कहीं से आ रहा है, कहीं पे रात हो गया तो वो वहीं पे सराय बने होते थे, वहाँ पे वो रुक सकता था, जो कि आगे चल के हम शेरशाह के टाइम में भी देखेंगे। आपकी जो दूसरी किताब है उसमें शायद इसका जिक्र है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो उसका, सड़कों, ये सब चीज़ों का भी पूरा का पूरा अरेंजमेंट उस वक्त था। अब आगे हम बात करते हैं सेना की। सेना किसी भी, कोई भी जो राजतंत्र होता है वो सेना के दम पे ही उसका विस्तार होता है। अब मगध साम्राज्य इतना बड़ा, एक उसका इतना विस्तार हुआ था, अफ़गानिस्तान से लेके और उड़ीसा से लेके गुजरात, इधर कर्नाटक, उधर कश्मीर तक अगर वो फैला हुआ था, तो निश्चय उनके पास एक बहुत ही मजबूत सेना हुआ करती थी। इसका मेगास्थनीज ने भी इसका जिक्र किया है कि 6 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। मगध की सेना के 6 डिपार्टमेंट होते थे। एक डिपार्टमेंट नेवी का था, दूसरा था ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविज़न, तीसरा था फुट सोल्जर्स, चौथा था हॉर्स, 5वां था चैरियट और 6ठा था एलिफेंट। नेवी तो मतलब कि जो नेवी समझ रहे हैं आप, कि जो नदियों से जो जाते थे और आक्रमण करते थे, जो नदियों के जरिए जो सीमा लगी थी उसकी रक्षा करते थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम था, जो भी विपन्स आ रहे हैं या सेना का एक जगह से दूसरी जगह आना जाने का जो अरेंजमेंट था, या फिर जो रिसोर्स उनको चाहिए, जो खाने पीने की चीज़ें चाहिए, वो सारा अरेंजमेंट था, वो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविज़न डिपार्टमेंट करता था। फुट सोल्जर्स, पैदल सैनिकों की पूरी एक पलटन हुआ करती थी, उसका एक अलग डिपार्टमेंट था। घोड़े का एक अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो कि पूरा का पूरा घोड़े वाला जो घोड़े के रख रखाव, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ काम करता था। रथ से जुड़ी हुई एक अलग डिपार्टमेंट थी, जो कि रथ से जुड़ी हुई सारे डिपार्टमेंट को देखते थे। और एलिफेंट्स का अपना एक अलग था, जो कि एलिफेंट को पकड़ के लाना, उसका कैसे रख रखाव, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते थे। तो इस तरीके से मगध के टाइम में उनका एक बहुत ही मजबूत सेना हुआ करती थी। एक हमने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, कि उनका अलग अलग डिपार्टमेंट था, कैसे टैक्स वसूलना है, या फिर धम्म महावात, अशोक ने धम्म महावात की स्थापना की, जो कि लोगों के जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को स्थापित करे, धर्म की स्थापना करे जो लोग। वित्त डिपार्टमेंट अलग हुआ करता था। दंडाधिकारी या जो लॉ एंड ऑर्डर्स की जो पूरी की देखभाल करते, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखने वाला, उसकी एक अलग डिपार्टमेंट होता था। और इनके जो मंत्री होते थे उनको महामात्य कहा जाता था। अब हम बात करते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य, हमारे इंडियन हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य का क्या इम्पोर्टेंस था। तो जब 1838 में जब हमें पता चला कि जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा, उसके बाद अर्थशास्त्र के जरिए या फिर मेगास्थनीज की इंडिका के जरिए जब हमें पूरा का पूरा जब हमें पता चला कि एक साम्राज्य हमारे इतने आज से लगभग 2000 वर्ष एक साम्राज्य ऐसा हुआ करता था, जो कि इतना, जिसकी सीमाएं इतनी बढ़ी हुई थी, जो इतना एक पावरफुल राजा था, इतना उनका बेहतरीन सिस्टम था। तो उस वक्त क्योंकि हमारे देश पे बाहरी शासन था, हम एक उपनिवेश थे, ब्रिटिश शासन के अंदर हम एक उपनिवेश थे। तो उस वक्त के जो भी इंडियन हिस्टोरियन थे या इंडियन स्कॉलर्स थे, उनके लिए एक बहुत ही मोरल बूस्टअप की बात थी कि हाँ, हमारे देश का भी एक स्वर्णिम इतिहास है। आज हम गुलाम जरूर हैं, लेकिन हमारा एक बहुत ही गोल्डन हिस्ट्री हुआ करता था। तो ये एक बहुत ही उस वक्त के लिए बहुत ही एक एक्साइटिंग टॉपिक हुआ करता था। तो इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया उन लोगों ने, और इस इतिहास को बहुत बेहतरीन तरीके से एक रिसर्च किया गया और इसको जनता के बीच लाने का प्रयास किया गया। तो ये सारी बातें थी आपके 16 महाजनपद और मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब आगे हम इसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक और वीडियो में हम मेन टर्म्स की भी चर्चा करेंगे, जो कि CUET या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
तो एक आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और इसके ऊपर बेस्ड जो भी अपना एक आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस पर अपना एक नोट्स बना लीजिए, ताकि कोई भी सवाल आए मौर्य एम्पायर से रिलेटेड, महाजनपद से रिलेटेड कोई भी सवाल आए वो उसको लिख सकें। क्योंकि रट्टाफिकेशन करके आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। आप कुछ पढ़ के गए, वहाँ कुछ और आ गया। तो जब पूरी की पूरी कहानी आपको पता होगी तो सवाल कुछ भी होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया गया है। मौर्य साम्राज्य का इतिहास इतना विस्तृत इतिहास है, इतना कुछ उसमें है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं ही नहीं। तो बहुत ही छोटा सा चीज़ है इसमें बताया गया है। तो आप इसको इस कहानी के ज़रिए इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए और उसके ज़रिए अपने क्वेश्चंस भी बनाइए कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं। आप पहले अपने लेवल पे सवाल बनाइए और फिर उसका आंसर लिखिए। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर के आगे का जो पोर्शन है और न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, उसको हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक से। चलिए।